नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के टैक्स सिस्टम के बारे में। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी उलझन जिसे हम सब समझना चाहते हैं, क्योंकि चाहे माने या ना माने, इसका असर हम सब पर पड़ता है। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था और जो पब्लिक सर्विसेज हमें मिलती हैं, उसकी बुनियाद है। तो इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए हम क्या-क्या कवर करेंगे? सबसे पहले टैक्स की बिल्कुल बेसिक बातें। फिर हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है। उसके बाद इंडिया के टैक्स पजल के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी बात करेंगे। सिस्टम में क्या कमियां हैं, उन्हें ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है। और हाँ, आखिर में उस बड़े सवाल पर आएंगे कि क्या कोई परफेक्ट टैक्स रेट जैसी चीज होती भी है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर सरकार को पैसा कलेक्ट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? तो टैक्सेशन है क्या? देखिए, ये एक जरूरी फाइनेंशियल चार्ज है, एक अनिवार्य शुल्क जो सरकार लोगों पर, बिजनेसेस पर या प्रॉपर्टी पर लगाती है। किस लिए? ताकि पब्लिक के खर्चों को फंड किया जा सके। आसान शब्दों में कहें तो ये वो तरीका है जिसे हम सब मिलकर सड़कों, अस्पतालों और सिक्योरिटी जैसी जरूरी चीजों के लिए पे करते हैं। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि टैक्स क्यों लिया जाता है, तो अगला सवाल ये है कि सरकार इसे कलेक्ट कैसे करती है। इसके दो मेन तरीके हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, डायरेक्ट टैक्स, जैसा कि नाम से ही साफ है, वो टैक्स है जो आप सीधे सीधे सरकार को देते हैं, जैसे इनकम टैक्स। इसकी खास बात यह है कि यह आमतौर पर प्रोग्रेसिव होता है, मतलब जिसकी इनकम ज्यादा, उसे अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा टैक्स में देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ है इनडायरेक्ट टैक्स। ये आप सीधे नहीं देते, ये सामान और सर्विसेज पर लगा होता है, जैसे कि जीएसटी। और ये थोड़ा उल्टा हो सकता है, क्योंकि टैक्स की रेट सबके लिए सेम होती है, चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो। थियोरी तो ठीक है, पर इंडिया में इसका एक्चुअल सिस्टम कैसा है? चलिए अब देखते हैं इंडिया के टैक्स सिस्टम के कुछ सबसे बड़े प्लेयर्स को। सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जीएसटी। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब एक ऐसा टैक्स जो पूरे इंडिया में सामान और सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। सच कहूं तो इसके आने से इंडियन टैक्सेशन की पूरी शक्ल ही बदल गई। तो जीएसटी ने आखिर किया क्या? इसका सबसे बड़ा काम यह था कि इसने दर्जनों अलग अलग सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। पहले जो इतना कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड सिस्टम था ना, उसको आसान बना दिया। वैट जैसे टैक्स अब वो सब इतिफास बन चुके हैं। अब आते हैं एक और अहम टैक्स पर, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी मैट। ये क्या चीज है? ये उन कंपनीज पर लगता है जो लीगल लूपहोल्स या एग्जेम्पशंस का फायदा उठाकर या तो बहुत कम कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं या बिल्कुल भी नहीं देती। तो आप कह सकते हैं कि यह सरकार का एक सेफ्टी नेट है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बड़ी कंपनियां भी अपना फेयर शेयर जरूर दें। और ये सिर्फ कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, इसका एक अहम नंबर भी है। फिलहाल मैट की रेट है 18.5%। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनीज के लिए ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। तो इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर में वो कौन सी कमियां हैं, कौन से चैलेंजेस हैं, चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी चैलेंज है हमारा नैरो टैक्स बेस। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि कमाने वाली आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है, वो टैक्स नहीं देता। और जब टैक्स देने वाले लोग कम होते हैं, तो जाहिर है जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन पर बोझ बढ़ जाता है। इसी से जुड़ी है दूसरी चैलेंज, हाई टैक्स रेट्स। ये ना एक दो-धारी तलवार जैसा है। अगर टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा हों तो लोग ईमानदारी से टैक्स चुकाने से कतराते हैं और फिर टैक्स चोरी के तरीके ढूंढने लगते हैं। और आखिरी पर बहुत अहम चैलेंज है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जटिलता। माना कि जीएसटी से चीजें आसान हुई हैं, लेकिन सिस्टम अभी भी काफी कॉम्प्लेक्स है। इतने सारे अलग अलग टैक्स, नियम और शर्तें हैं कि इससे कंफ्यूजन और डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, जिससे टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट दोनों का काम मुश्किल हो जाता है। तो सवाल उठता है कि इन चैलेंजेस से निपटने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है। चलिए अब उन्हीं रिफॉर्म्स और सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं जो इंडिया में लागू किए गए हैं। हाल के रिफॉर्म्स को हम एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी की तरह देख सकते हैं। पहला स्टेप, जीएसटी के जरिए सिस्टम को सिंप्लीफाई करना। दूसरा, विवाद से विश्वास एक्ट जैसी स्कीम्स लाकर पुराने डिस्प्यूट्स को सुलझाना। और तीसरा, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती करके इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना।
ये सारी बातें हमें एक बड़े इकोनॉमिक सवाल पे ले आती हैं। क्या कोई परफेक्ट या ऑप्टिमल टैक्स रेट होती है? यहां पर एंट्री होती है लैफर कर्व थ्योरी की। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि क्या टैक्स रेट्स बढ़ाने से सरकार की कमाई कम हो सकती है? जी हाँ, लैफर कर्व का सेंट्रल आइडिया बिल्कुल यही है। तो ये लैफर कर्व थ्योरी कहती क्या है? ये कहती है कि एक ऑप्टिमल टैक्स रेट होती है, एक ऐसा पॉइंट जहां सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। अगर आप उस पॉइंट से आगे जाकर टैक्स रेट और बढ़ाते हैं तो लोग काम करने और इन्वेस्ट करने से कतराने लगते हैं। इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है और नतीजा सरकार का टोटल रेवेन्यू बढ़ने के बजाय घटने लगता है। तो सारा खेल उस स्वीट स्पॉट को ढूंढने का है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं, जैसे जैसे इंडिया अपने टैक्स सिस्टम को बेहतर बना रहा है, वो परफेक्ट बैलेंस कहाँ मिलेगा? एक तरफ देश के भविष्य को फंड करना है और दूसरी तरफ इकोनॉमी को रफ्तार देनी है। ये वही बैलेंस है जिसे खोजना देश की प्रगति के लिए सबसे जरूरी है। सोचने वाली बात है।